ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 5 पर बनने वाले वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके कारणों के बारे में कि समाज के हर वर्ग, चाहे वो किंग क्वीन हो या फिर सोल्जर्स हो या फिर फार्मर्स हो, हर सेक्शन में कंपनी के द्वारा लाए गए नीतियों के कारण, पॉलिसीज के कारण असंतोष फैली हुई थी। उन्हें लगने लगा था कि ब्रिटिश उनके रिलीजन, उनका कल्चर और जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं सबको बदलना चाहते हैं। और धीरे धीरे ये जो असंतोष थे इसने विद्रोह का रूप ले लिया। अब है अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर अपराइजिंग। रूलर्स यानी कि शासक और जिस पर वो रूल करते हैं यानी कि उनकी प्रजा, इनके बीच में संघर्ष चलती रहती है, स्ट्रगल चलती रहती है। लेकिन कभी कभी यह स्ट्रगल इतना ज़्यादा फैल जाता है कि स्टेट का जो पावर है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, छिन्न भिन्न होने लगती है। बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि उनका एक ही एनिमी है और वो एक ही टाइम पर उस एनिमी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस तरह के सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए, डेवलप करने के लिए लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं, न्यूज़ फैलाते हैं, उसके बाद इनिशिएटिव लेते हैं और उनके आसपास जिस तरह का सिचुएशन होता है उसके लिए कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उसे डील करने के लिए। ऐसा ही सिचुएशन इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में 1857 में डेवलप हुआ था। जीत और प्रशासन के लगभग 100 साल बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो कि मई 1857 में स्टार्ट हुआ था और इंडिया में कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से स्टार्ट करके सिपाही ने बहुत सारे जगहों पे विद्रोह किया, बगावत किया और सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग बड़ी संख्या में इस विद्रोह में शामिल हो गए। कुछ का मानना है कि 19वीं सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ पूरे वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में यह सबसे बड़ा आर्म्ड रेसिस्टेंस था, मतलब सशस्त्र संघर्ष था। यहाँ पर म्यूटिनी का मतलब दिया गया है व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। आर्मी में जब सोल्जर्स इकट्ठा होकर अपने ऑफिसर्स की ऑर्डर मानना बंद कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। यह फिगर कैवलरी लाइंस में हुए युद्धों के बारे में है। 3 जुलाई 1857 के इवनिंग में बरेली से 3000 से ऊपर रेबल्स आए। उन्होंने जमुना रिवर को पार किया और दिल्ली में एंटर कर गए। फिर उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट पर हमला कर दिया, ब्रिटिश चौकियों पर, और यह लड़ाई पूरी रात चलता रहा। अब है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। 8 अप्रैल 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को बैराकपुर में अपने ऑफिसर्स पर अटैक करने के आरोप में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिन बाद मेरठ के रेजिमेंट में कुछ सिपाहियों ने न्यू कार्ट्रिजेस से, मतलब नए कारतूसों के साथ आर्मी ड्रिल करना यानी कि फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि उन कारतूसों पर कौ और पिग्स यानी कि गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का ऑर्डर न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 में हुआ। मेरठ में तैनात दूसरे सोल्जर्स की प्रतिक्रिया भी काफ़ी ज़बरदस्त रही। 10 मई को सोल्जर्स ने मेरठ के जेल की तरफ रुख किया और वहाँ पर बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला करके उन्हें मार दिया और गन्स यानी कि बंदूक और एम्यूनिशन, मतलब हथियार, इस सब को कैप्चर कर लिया और ब्रिटिश के जो बिल्डिंग्स थे, प्रॉपर्टीज़ थी, उस सब में आग लगा दिया और इस तरह से फिरंगियों के खिलाफ उन्होंने अपना युद्ध का ऐलान कर दिया।
सोल्जर्स देश में ब्रिटिश के रूल को पूरी तरह से ख़त्म करने पर आमदा थे, लेकिन अगर ब्रिटिश चले गए तो देश का अगला शासक कौन होगा, देश पर कौन रूल करेगा। सोल्जर्स के पास इस क्वेश्चन का भी आंसर था। उन्होंने मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को देश का शासक चुना। वे उन्हें देश का शासन सौंपना चाहते थे। 10 मई के रात को मेरठ के कुछ सिपाही घोड़े की सवारी करते हुए दिल्ली पहुंच गए। मॉर्निंग में उनके आने की खबर सुनकर दिल्ली का जो रेजिमेंट था उसने भी बगावत कर दिया। फिर से ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए और हथियार और बंदूकों को कैप्चर कर लिया गया और उनके बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई। ट्रियम्फेंट सोल्जर्स यानी कि विजयी सिपाही जो थे वो रेड फोर्ट के दीवारों के आसपास इकट्ठा होने लगे जहां पर बादशाह रहते थे और वे उनसे मिलने की डिमांड करने लगे। ब्रिटिश पावर को चैलेंज करने की इम्पेरर की इच्छा नहीं थी, लेकिन सोल्जर्स भी जिद पर अड़े हुए थे। वे उनके पैलेस में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। यहाँ पर फिरंगी का मतलब दिया गया है जिसका मतलब फॉरेनर्स होता है, विदेशी, लेकिन ये जो टर्म है ये कंटेम्प्ट के एटीट्यूड को दर्शाता है, मतलब इसमें अपमान का भाव आता है। एजिंग इम्पेरर यानी कि बूढ़े इम्पेरर को उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ा। उन्होंने कंट्री के सारे चीफ्स और रूलर्स को लेटर लिखा कि वो सब ब्रिटिश के खिलाफ इस युद्ध में सामने आए और इंडियन स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेसी ऑर्गेनाइज करे, मतलब इंडियन स्टेट्स का एक संघ बनाए। बहादुर शाह के इस सिंगल स्टेप का काफ़ी प्रभाव पड़ा। मुगल डायनेस्टी ने कंट्री के एक बहुत बड़े हिस्से पर रूल किया था। बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स और चिफ्टेंस मुगल रूलर्स के नाम पर ही अपने अपने टेरिटरीज में शासन चलाते थे। ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन से भयभीत होकर, इनके विस्तार से भयभीत होकर कई रूलर्स को लगता था कि अगर मुगल एम्पेरर का रूल फिर से आ जाएगा तो फिर वे मुगल अथॉरिटी के अंडर, मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। ब्रिटिश ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उन्हें लगा था कि कार्टिलेज का जो इशू है, कारतूस का जो इशू है, वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब रिवेलियन को, मतलब बगावत को, बहादुर शाह जफर का भी समर्थन मिल गया तो सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गया। अब है द अपराइजिंग स्पिरिट्स, मतलब बगावत जो फैलने लगी उसके बारे में है। जब ब्रिटिश को खदेड़ कर दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया उसके बाद लगभग 1 वीक तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। खबर फैलने में टाइम भी लगता है, लेकिन जैसे ही खबर फैली वैसे बगावत का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद हर एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे नोडल पॉइंट, मतलब मुख्य बिंदु पर दूसरे ट्रूप्स को भी ज्वाइन किया, मतलब सिपाहियों के दूसरे टुकड़ियों को भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनके बाद शहरों और गांवों के लोग भी रिवेलियन में उतर पड़े, बगावत में उतर पड़े और उनके जो लोकल लीडर्स, जमींदार और चीफ थे, उनके पीछे वो संगठित हो गए। ये लोकल लीडर और जमींदार सब अपनी अथॉरिटी फिर से इस्टेब्लिश करना चाहते थे और ब्रिटिश से लड़ना चाहते थे। नाना साहेब, जो कि लेट पेशवा बाजीराव यानी कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, वो कानपुर में रहते थे। उन्होंने आर्म फोर्सेस को इकट्ठा किया और ब्रिटिश गैरिसन को सिटी से खदेड़ कर बाहर कर दिया। उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वो इम्पेरर बहादुर शाह जफर के अंडर गवर्नर हैं। लखनऊ में बिरजिस कादिर, जो कि गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उनको नया नवाब घोषित कर दिया गया। उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल, यानी कि बिरजिस कादिर की माँ बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी रेबल सिपाही यानी कि विद्रोही सिपाहियों से जाकर वो मिल गई।
उन्होंने नाना साहब का जो जनरल था, सेनापति था तात्या टोपे, उसके साथ मिलकर ब्रिटिश के साथ लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश के मांडला रीजन में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सिपाहियों की एक फौज तैयार की और ब्रिटिश के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश ने उनके स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कर लिया था, उनके राज्य के प्रशासन को नियंत्रण में ले लिया था। रेबल फोर्सेस के सामने ब्रिटिश की संख्या बहुत कम थी और बहुत सारे बैटल्स में उनकी हार भी हो गई थी। इसलिए लोगों को अब यह यकीन हो गया था कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है, और इस विश्वास ने लोगों को विद्रोह को ज्वाइन करने के लिए और भी कॉन्फिडेंस दिया। खास तौर से अवध के रीजन में ये अपराइजिंग, ये जो विद्रोह था, ये बहुत बड़े लेवल पर फैल गया था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने ब्रिटिश के डर को एक्सप्रेस किया कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और उनसे लगातार लड़ाई करते करते थक गए हैं, सारा गांव हमारे खिलाफ है और जमींदार हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे लीडर्स सामने आए। एग्जाम्पल के लिए अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद के एक मौलवी थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश का रूल अब जल्द ही खत्म होने वाला है। वो समझ गए थे कि लोग क्या चाहते, जनता क्या चाहती है, और इसलिए अपने सपोर्टर्स का एक बड़ा फोर्स तैयार कर लिया था। वे ब्रिटिश से लड़ने के लिए लखनऊ आ गए थे। दिल्ली में वाइट पीपल यानी कि अंग्रेज को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गाजीज यानी कि रिलीजियस वॉरियर एक साथ इकट्ठा हो गए थे। वक्त खान, जो कि बरेली के एक सोल्जर थे, उन्होंने फाइटर्स के एक बहुत बड़े फोर्स को साथ लेकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बिहार में एक ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ने भी रेबल सिपाहीज को ज्वाइन किया और महीनों तक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। देश के अलग अलग हिस्से के लीडर्स और फाइटर्स इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब है द कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी इस विद्रोह का कैसे सामना करती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।